7 साल पहले मर चुकी बेटी का अचानक फोन आता है, लेकिन माँ ऐसे डर जाती है जैसे उसने कोई पाप किया हो। वो डरी हुई थी क्योंकि उसकी बेटी को जंगली सुअरों ने खा लिया था और इसकी जिम्मेदार वो खुद थी। दरअसल सालों पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई एक औरत को बचाने के लिए मैरी ने अपनी बेटी हेरा को कार में ही छोड़ दिया था, लेकिन वो उस औरत की जान नहीं बचा पाई। ये देखकर हेरा ने खुद कुछ करने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंची तो मैरी पुलिस की गाड़ी की तरफ जा चुकी थी। हेरा ने सबसे पहले उस औरत का हाथ पकड़ा और तभी उसके दिमाग में उस औरत के पानी में डूबने और तड़पने के नजारे आने लगे। फिर हेरा ने अपनी टोपी उतारी। ठीक उसी वक्त मैरी ने पीछे मुड़कर देखा और ये हैरान कर देने वाला नजारा देखा। हेरा के माथे पर चूमते ही वो औरत अचानक से जिंदा हो गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि एक राहगीर ने ये सब रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया। इसी वजह से हेरा की जान खतरे में पड़ गई। बाद में जब उस औरत को अस्पताल ले जाया गया तो मैरी के डॉक्टर साथी ने देखा कि उस औरत का दिल काफी देर तक बंद था। उसने मैरी से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन मैरी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने झूठ बोला कि उसने सीपीआर दिया और वो औरत होश में आ गई। लेकिन तभी एक और डॉक्टर ने उसे रोक लिया। उस वक्त कंप्यूटर पर हेरा का उस औरत की जान बचाने वाला वीडियो चल रहा था। ये देखकर मैरी समझ गई कि अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेने स्कूल भागी, लेकिन तब तक हेरा के साथ स्कूल में बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था क्योंकि सब बच्चे उसे राक्षस बुला रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। वो तो बस उस दीदी को नींद से जगाना चाहती थी, लेकिन रिपोर्टर्स को इससे कोई मतलब नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में वे मैरी के घर के बाहर भीड़ लगाकर हेरा का इंटरव्यू लेना चाहते थे। खैर, मैरी के बहुत समझाने पर हेरा थोड़ी शांत हुई, लेकिन रात को जब वो उसे कहानी सुना रही थी तब उसने हेरा के गले में एक अजीब सा तितली वाला नेकलेस देखा। जब मैरी ने पूछा तो हेरा ने बताया कि उसे ये स्कूल के ग्राउंड में गिरा हुआ मिला था। उस वक्त मैरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रही है। मैरी के कमरे से जाते ही हेरा ने फिर से उस नेकलेस को अपनी मुट्ठी में कस लिया। साफ था कि इस नेकलेस ने उस पर कोई जादू कर दिया था। बाहर आकर मैरी ने देखा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे, तो उसने भी जल्दी से टीवी चालू किया। टीवी पर एक औरत पागलों की तरह हेरा को चमत्कारी लड़की और भगवान का रूप बता रही थी, लेकिन तभी अगले ही पल भीड़ बेकाबू हो गई। टीवी पर अपनी ही माँ को भीड़ में फंसा देखकर मैरी तुरंत बाहर भागी। रिपोर्टर्स को वहां से भगाने के बाद मैरी अपनी माँ को सुरक्षित अंदर ले आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया एक अनजान आदमी ने उससे कुछ अजीब सी बातें कही। उसने कहा कि उन्हें हेरा को अपने साथ मत ले जाने देना। मैरी को लगा कि वो आदमी पागल है और बकवास कर रहा है। उसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन जब वो हेरा को जगाने गई तो वो वहां नहीं थी। पहले तो मैरी को लगा कि हेरा उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी हेरा का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस मैरी के घर पहुंची। मैरी ने उन्हें उस अजीब आदमी के बारे में सब कुछ बताया और शक जताया कि उसी ने उसकी बेटी का किडनैप किया है। पुलिस ने मैरी को तसल्ली दी और कहा कि उनकी टीम बाहर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके बाद डिटेक्टिव सारा ने हेरा के कमरे की तलाशी ली। खिड़की देखने के बाद उसने मैरी से पूछा कि क्या कोई और चीज भी गायब है। मैरी ने बताया कि उसकी बेटी के जूते भी गायब है, जिनका नंबर 10 है। ये सुनकर डिटेक्टिव सारा समझ गई कि ये कोई किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी किडनैपर बच्चे को जूते पहनाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा और खिड़की टूटने के भी कोई निशान नहीं थे। लेकिन मैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी आधी रात को कहीं जाएगी, क्योंकि उसे शुगर की बीमारी है और उसे रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्या आपको याद है कि उसने कल दवा ली थी? मुझे याद नहीं। क्या आपको याद है कि बाहर कोई हलचल हुई थी? मुझे बस इतना पता है कि कोई पागल मेरे घर में घुसा और मेरी बेटी को अपने साथ ले गया। अगर ऐसा है तो हम जरूर पता लगा लेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी वजह से ये सब पहले से प्लान किया हुआ हो सकता है। तभी एक पुलिस वाले ने बताया कि उन्हें जंगल में पैरों के 2 निशान मिले हैं। एक 42 नंबर के जूतों का निशान है और दूसरा किसी छोटी बच्ची का है। निशानों से ऐसा लग रहा है कि वे दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मैरी ये मानने को तैयार ही नहीं थी और पागलों की तरह उन निशानों की तरफ भागने लगी। मुझे लगता है कि आपकी बेटी उस आदमी को जानती थी जिसके साथ वो गई है। नहीं 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 नहीं। जब मैरी अपनी बेटी के कमरे में वापस आई तो उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन अंदर से वह अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। तभी उसने ऊपर देखा तो उसे एक तितली की बिना रंग वाली ड्राइंग दिखाई दी, जो बिल्कुल उसी नेकलेस जैसी थी जो उसकी बेटी ने गले में पहना हुआ था। पुलिस की सारी जांच भी किसी काम नहीं आ रही थी। हालांकि पुलिस ने उस अजीब सी बातें करने वाले आदमी को ढूंढ लिया था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल पागल था। वो खुद को तांत्रिक बता रहा था और कह रहा था कि हेरा अक्सर उसके सपनों में आती है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो पूरी रात मैरी के घर के बाहर ही खड़ा था, इसलिए वो किडनैपिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। शुक्र है कि एक पुलिस ऑफिसर को सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी। एक सफेद वैन रात के 2 बजे मैरी के घर की तरफ गई थी और कुछ ही मिनटों बाद वहां से बहुत तेजी से वापस आई थी, लेकिन उस गाड़ी का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। पुलिस एड्रेस के हिसाब से उस बूढ़े आदमी के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा एक नौजवान लड़के ने खोला जिसने बताया कि वो उस बूढ़े आदमी का बेटा है। जब वो लड़का बर्तन हटा रहा था तब सारा ने उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उस लड़के ने भी बताया कि उसकी माँ की याददाश्त जा चुकी है और वो उसे भी नहीं पहचान पाती। क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? ये गाड़ी मेरी माँ के नाम पर है। इसके बाद जब सारा ने उस लड़के से पूछा कि क्या वो कल रात हेरा के घर के आसपास था, तो वो लड़का थोड़ा घबरा गया। उसने सारा को साइड में चलने के लिए कहा और मान लिया कि वह हेरा के घर गया था, लेकिन उसने एक अच्छे बेटे होने का नाटक किया और बोला कि उसकी माँ को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए जब मैंने टीवी पर उस चमत्कारी बच्चे
बच्ची का वीडियो देखा। हालांकि लड़के ने बिल्कुल सही कारण बताया था, लेकिन फिर भी सारा ने उसकी गाड़ी की तलाशी लेने को कहा। जब लड़के को लगा कि वो फंस जाएगा तो वो चाबी लाने का बहाना बनाकर अंदर गया, लेकिन सारा की नजर हटते ही वो वहां से भागने लगा। सारा ने तुरंत उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई, लेकिन सारा के आगे उस दुबले पतले लड़के की एक ना चली। उसे जमीन पर गिराने के बाद सारा ने देखा कि वहां गांजे की खेती हो रही थी। इसके बाद उसने उस लड़के को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, लेकिन वो लड़का बहुत चालाक था। जैसे ही सारा गाड़ी चेक करने लगी, उसने वहां एक स्मोक बम फेंक दिया। सारा को लगा कि वो सिर्फ एक मामूली सा ड्रग डीलर है, इसलिए उसने फोन करके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वालों को उसे पकड़ने के लिए बुला लिया और खुद गाड़ी लेकर वहां से चली गई। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, वो लड़का वहां से फरार हो चुका था। दूसरी तरफ मैरी ने वो तितली वाली ड्राइंग पुलिस को दे दी। उसने कहा कि ये ड्राइंग उसकी बेटी ने बिल्कुल नहीं बनाई है, और साथ ही उसने पुलिस को अपनी बेटी के गले वाले तितली के नेकलेस के बारे में भी बताया। पुलिस ने कहा कि वे इस ड्राइंग को फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए लैब भेज देंगे। लेकिन जब मैरी पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही थी तो उसे वही अजीब सा आदमी दिखाई दिया। मैरी ने गुस्से में उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसे नहीं पता। क्या तुम्हें लगा कि वो उसे ले जाएंगी? वो लोग एक तितली को ढूंढ रही है। वो कोई आम इंसान नहीं है। क्या तुमने उसे मास्क पहनाया था? नहीं, मैंने नहीं पहनाया। वो क्या? वो लोग। साइलेंस, 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 साइलेंस। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे सच बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? नहीं 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 नहीं। उधर सारा चर्च में अपने बेटे के एक कार्यक्रम में थी। तभी उसकी साथी ऑफिसर का उसे बार बार फोन आने लगा। सारा से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसे उसने एक मामूली सा ड्रग डीलर समझा था। असल में उसी ने हेरा को किडनैप किया था। तुम ये क्या कह रही हो? वो उसका बेटा नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, वो उसका बेटा नहीं है। उस औरत का कोई बेटा ही नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। उस औरत के दिमाग में जहर भर दिया गया है। तुम्हारे घर में जहर है। तुम्हें ये सब कहां से पता चला? मुझे एक सिक्का मिला है। जब सारा पछतावे में डूबी थी, तभी भागने वाला वो छोटा ड्रग डीलर अचानक से उसके सामने आ गया। साफ था कि वो खास तौर पर उसी को ढूंढने आया था। उस वक्त सारा भी उसकी इस हरकत से हैरान थी, लेकिन अपने बेटे को उस तरफ आते देख सारा ने झट से अपनी पिस्तौल निकाली और उस ड्रग डीलर पर तान दी। उस समय उसका दायां हाथ खून से लथपथ था, जो साफ तौर पर हथकड़ी तोड़ने की कोशिश में हुआ था। लेकिन उसके बाएं हाथ में हेरा का बटरफ्लाई नेकलेस था और बिना किसी विरोध के उसने खुद को सारा के हवाले कर दिया। हालांकि जब उससे पूछा गया कि हेरा कहाँ है, तो उसने क्लोई से मिलने की शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर वे नहीं माने तो हेरा मारी जाएगी। हालांकि इस तरह से ब्लैकमेल होना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सारा को उसकी बात माननी पड़ी। उस आदमी का चेहरा देखने के बाद क्लोई ने बताया कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो हमेशा से क्लोई से मिलना चाहता था। लेकिन इस वक्त क्लोई उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। मैं भी एक खास बच्चा हूँ, लेकिन वो कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। उस आदमी ने आगे कहा, जब हेरा पैदा हुई तो वो अपने साथ कुछ पवित्र लेकर आई थी। तुम ये बात जानती हो ना? मुझे बताओ। एक माँ को हमेशा पता होता है। हालांकि अपनी बेटी की खासियत के बारे में क्लोई ने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे वो आदमी काफी निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह क्लोई को हेरा के पास ले जाएगा। लेकिन पास खड़ी सारा को उस पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे लगा कि जरूर इसके बाकी साथी भी इसकी मदद कर रहे होंगे। जब वो आदमी क्लोई को हेरा के पास ले जा रहा था, तब पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। जाहिर है कि डिटेक्टिव सारा ने छुपकर अपने साथियों को खबर कर दी थी। हाईवे पर मीलों गाड़ी चलाने के बाद वे लोग एक खंडहर जैसी फैक्ट्री के पास पहुंचे। घबराई हुई क्लोई सबसे पहले गाड़ी से उतरी और बाड़ खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सारा की नजर गाड़ी में बैठे उस आदमी पर टिकी थी। शायद उसे डर था कि वो क्लोई को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बाड़ खुलने के बाद सारा ने क्लोई को बाड़ के पास खड़ा किया और उस आदमी पर बंदूक तानकर उसे हेरा का रास्ता दिखाने को कहा। फैक्ट्री में घूमने के बाद वो आदमी सारा को पीछे की तरफ एक बहुत ही छुपी हुई जगह पर ले गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अंदर बत्तियां जल रही थी और वहां से जंगली सुअरों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सुअरों के बाड़े के पास पहुंचकर उस आदमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सारा ने भी आसपास देखने के बाद अपने पीछे बने उस बाड़े पर ध्यान दिया। इस बीच बाहर खड़ी क्लोई ने भी खुद को छुड़ा लिया और तेजी से फैक्ट्री के अंदर की तरफ दौड़ी। जब सारा घबराते हुए बाड़े की तरफ गई तो उसने देखा कि जंगली सुअर झुंड बनाकर किसी चीज को नोच कर खा रहे हैं। बच्ची के कपड़े देखकर सारा ने गुस्से से मुड़कर उस किडनैपर की तरफ देखा। किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा घिनौना काम करेगा। जब क्लोई वहां पहुंची तो सारा उस किडनैपर को बुरी तरह पीट रही थी। वक्त बीता और अब 7 साल गुजर चुके थे। अब तक क्लोई ने दूसरी शादी कर ली थी और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन जिस दिन उसका चेकअप था, उसी रात उसे एक ऐसी कॉल आई जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मम्मी, मैं हूँ, प्लीज मुझे ढूंढ लो। उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मेरी बेटी मर चुकी है। नहीं मम्मी, तुम्हें आना होगा। तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गई? मैं मार्था हूँ। जो मैं देखती हूँ वो सबसे खूबसूरत नहीं है, बल्कि सबसे खूबसूरत चीज तो वो है जिसे देखा नहीं जा सकता। मैं धीरे धीरे चल रही थी और मुझे पानी की एक बोतल मिली। मम्मी, उसकी बेटी को तो जंगली सुअरों ने नोच कर मार डाला था, लेकिन 7 साल बाद उसका कॉल आ गया। ऐसी बातें सुनकर जो सिर्फ उन दोनों के बीच एक राज था, क्लोई फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका पति भी घर लौट आया, लेकिन उसे लगा कि क्लोई को कोई वहम हो रहा है और उसने उसे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने को कहा। क्लोई के बार बार जिद करने पर उसका पति मजबूरन उसके साथ पुलिस स्टेशन गया। हालांकि वहां की महिला पुलिस अफसर को भी क्लोई की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बस उनके नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिए। लेकिन घर वापस लौटते वक्त रास्ते में क्लोई ने घबराकर देखा कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन पलक झपकते ही वो आदमी वहां से गायब हो गया। अगले दिन क्लोई ने मदद के लिए डिटेक्टिव सारा से संपर्क किया। वो चाहती थी कि सारा उस कॉलर को ढूंढने में मदद करे, लेकिन सारा को भी लगा कि ये किसी का भद्दा मजाक है। पर क्लोई को पूरा यकीन था कि वो आवाज उसकी बेटी हेरा की ही थी। आखिरकार क्लोई के बहुत मिन्नतें करने के बाद सारा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो। तुम लोगों को क्यों ढूंढोगी? तो फिर तुम ही ढूंढो। 100 नंबर मिलने के बाद सारा तुरंत अपने ऑफिस लौट आई। अपने स्टाफ की मदद से उसने उस नंबर की लोकेशन को सफलतापूर्वक ट्रैक कर लिया, लेकिन ये लोकेशन एक बंद पड़ी फैक्ट्री की थी। वहां छानबीन
करने के बाद सारा के चेहरे के रंग उड़ गए क्योंकि उसे जमीन पर इंसुलिन की एक शीशी मिली थी और क्लोई की बेटी हेरा को डायबिटीज थी जिसके लिए उसे हर दिन इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। वापस आकर सारा ने सबसे पहले उस पुरानी साइल को निकाला। जंगली सुअरों के खाने के बाद बची हुई कटी उंगली को देखकर सारा ने गहरी सांस ली क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो कटी हुई उंगली हेरा की ही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सारा को जो इंसुलिन मिला था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हेरा उस वक्त इस्तेमाल करती थी। क्या सच में वो अभी तक जिंदा थी? इसके बाद इंसुलिन के बैच नंबर और बारकोड की मदद से सारा उस मेडिकल स्टोर तक पहुंच गई जहां से इसे खरीदा गया था और किस्मत से उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में दवा खरीदने वाला कैद हो गया था। बार बार फुटेज देखने पर सारा ने गौर किया कि उस आदमी की कलाई पर एक टैटू था। हालांकि ये टैटू बहुत ही हल्का और धुंधला था, लेकिन ये इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी थी। अपने एक पुराने पुलिस वाले दोस्त की मदद से सारा ने पुलिस के टैटू रिकॉर्ड्स निकलवाए और 2 गोल घेरे वाला ये टैटू एक पुराने केस से जुड़ा हुआ था। ये टैटू एक अनाथालय की निशानी था जिसका नाम था होप अनाथालय। ये अनाथालय बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों के कारण सालों पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ रहने वाले हर बच्चे के शरीर पर यही टैटू होता था। ये एक कानूनी मामला था जिसके लिए एक जज के आदेश की जरूरत थी, लेकिन सच तो यह था कि उसे आर्टुरो ओलिवारेस नाम का एक आदमी अपने साथ ले गया था। इसके बाद सारा उस रिटायर्ड पुलिस अफसर से मिलने गई। होप अनाथालय का नाम सुनते ही उस बूढ़े अफसर का चेहरा उतर गया। फिर उसने बताया कि जब उन्होंने उस अनाथालय के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था तो सारे अनाथ बच्चे उसी की तरफ थे। पुलिस को आता देख वे बच्चे तुरंत भागकर उस डायरेक्टर को खबर करने चले गए। उस वक्त वो डायरेक्टर एक दूसरे अनाथ बच्चे को टैटू बना रहा था, लेकिन उसने जरा सी भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उसने बहुत ही आराम से अपने कपड़े बदले। साफ था कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। जब सारा ने इस बारे में और जानने की कोशिश की तो उस बूढ़े अफसर ने बताया कि केस की फाइल अब बंद हो चुकी है। अब जो जानकारी मिल सकती है वो बहुत ही कम है। वो बहुत ही उलझा हुआ मामला था। मीडिया ने उस अनाथालय का नाम हॉरर हाउस रख दिया था और ये नाम एकदम सही था। बच्चों की तस्करी, ड्रग्स और मारपीट जैसे घिनौने काम वहाँ होते थे। उस वक्त केस को जल्द खत्म करने का बहुत दबाव था। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं उसका इकलौता गार्जियन हूँ। मुझे लगता है कि वो पिछले साल ही जेल से छूटा है। अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें उसे ही ढूंढना होगा। क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना? नहीं, लेकिन जरा बचकर रहना क्योंकि वो आदमी बहुत बड़ा कमीना है। दूसरी तरफ क्लोई भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। अपने पति के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद 7 सालों में पहली बार वह अपने पुराने घर वापस लौटी। अपनी बेटी की मौत के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर की सख्त हिदायत की वजह से वो कभी यहाँ लौट कर नहीं आई थी क्योंकि यहाँ हर जगह उसकी और उसकी बेटी की यादें बसी थी। दरअसल उसकी बेटी बचपन से ही बाकी नॉर्मल बच्चों से काफी अलग थी। एक बार आधी रात को क्लोई ने उसे आंगन में ढूंढा। मम्मी 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 मम्मी। क्लोई ने नीचे देखा तो उसे पता चला कि हेरा जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बात कर रही थी, लेकिन क्लोई ने जब गौर से देखा तो पता चला कि वो चिड़िया एकदम अकड़ चुकी थी। फिर उसने हेरा को बताया कि ये अब नहीं उठ पाएगी क्योंकि ये मर चुकी है। ये सुनकर हेरा बहुत उदास हो गई। उसने बड़े प्यार से उस छोटी सी चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से बत्तियां जल उठीं और हेरा ने धीरे से उस चिड़िया को, लेकिन अफसोस इस शक्ति ने हेरा की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत ला दी। बाद में एक कार एक्सीडेंट की जगह पर हेरा ने एक किस से उस औरत को जिंदा कर दिया जिसकी कार से टकराकर जान चली गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। इसके तुरंत बाद ही किसी ने हेरा को किडनैप कर लिया, लेकिन हेरा ने जिस लड़की को बचाया था उसका नाम रिया था। रिया ने इस बात का फायदा उठाया और मीडिया में खुद को बहुत मशहूर कर लिया। यहाँ तक कि बाद में उसने एक किताब भी पब्लिश कर दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे। एक दो नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर पर हर जगह चोट के गहरे निशान थे। और तो और उसने मीडिया के सामने ये दावा भी किया कि हेरा अभी भी जिंदा है। उसने कहा कि मुझे पता है कि उसने मेरी जान क्यों बचाई। वो चाहती है कि मैं दुनिया के सामने सच लाऊं। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है, तो रिया ने कहा कि वो जेल में कैंसेको से मिल चुकी है। कैंसेको वही आदमी था जिसने हेरा को किडनैप किया था। रिपोर्टर ने पूछा, क्या उस क्रिमिनल ने तुम्हें बताया कि वो जिंदा है? रिया ने जवाब दिया, उसने सीधे तौर पर तो नहीं कहा कि वो जिंदा है, लेकिन उसने मुझे इशारों में जरूर बता दिया। उसके बात करने के तरीके और मुझे देखने के अंदाज से मैं समझ गई। जब मैरी को पता चला कि रिया कैंसेको से मिल सकती है तो उसने भी जेल जाकर उससे बात करने की सोची, लेकिन उसने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। हार मानकर मैरी रिया के बुक साइनिंग इवेंट में पहुंची। वो चाहती थी कि रिया उसे कैंसेको से मिलवा दे। जब रिया को पता चला कि हेरा ने मैरी को फोन किया था तो वो मैरी को कैंसेको से मिलवाने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो भी मैरी के साथ जाएगी। पता नहीं रिया ने क्या जादू किया, लेकिन कैंसेको अचानक मैरी से मिलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैरी को देखकर उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। उसमें सुकून भी था और अफसोस भी। सबसे पहले कैंसेको ने ही बात शुरू की। उसने कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बताया कि उसे अक्सर मैरी और उसकी बेटी के सपने आते हैं। तुम्हारी बेटी बहुत खास है, इसीलिए हमने उसे चुना था। लेकिन जब मैरी ने उससे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो कैंसेको ने कहा, हमारा कोई नाम या पहचान नहीं है। हेरा अभी जिंदा है ना? तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने खास इंसान की जान लेंगे? ये सुनकर मैरी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी के जिंदा होने की बात सुनकर वो रोते रोते मुस्कुराने लगी। ये देखकर कैंसेको ने एक लंबी सांस ली और बोला, अगर तुम उसे ढूंढ भी लोगी तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन मैरी लगातार रोते हुए उससे अपनी बेटी का पता पूछने लगी। इस पर कैंसेको एकदम चुप हो गया, जैसे वो किसी तरह की पूजा या रस्म की तैयारी कर रहा हो। कमीने कमीने, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, नहीं 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 नहीं, वो मर गया।
7 साल से मरी हुई बेटी अचानक वापस आ जाती है, लेकिन आते ही वो सबसे पहले अपनी माँ की जान ले लेती है। इसके पीछे की कहानी एक अजीब से कल्ट से शुरू होती है। उस साल स्पेन में एक ऐसा अनाथालय था जहाँ का प्रिंसिपल बच्चों को लंबे समय तक ड्रग्स देता था और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। प्रिंसिपल असल में एक साइकेट्रिस्ट था, लेकिन जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ा उसने देखा कि 3 से 8 साल के कई बच्चों में आम इंसानों से ज्यादा ताकत होती है, जैसे कि वो चीजें देखना जो दूसरों को नहीं दिखती, टेलीपैथी या फिर आर पार देखने की जादुई ताकतें। लेकिन मेडिकल साइंस ने इन्हें ADHD, मिर्गी और नींद में चलने जैसी बीमारियों का नाम दे दिया था। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत कम लोग ही ये बात मानते हैं कि उनमें अभी भी वो ताकत बची है। अगर उनके नर्वस सिस्टम की पूरी क्षमता को जगा दिया जाए तो क्या होगा, जरा सोचिए। उसका मानना था कि इंसान एक खूबसूरत तितली बन सकता है, लेकिन वो खुद को एक खोल में कैद कर लेता है और बस एक कीड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए तितली बनने की चाह में उसने हर तरह के हथकंडे अपनाकर ऐसे खास बच्चों को इकट्ठा किया जिन बच्चों को समाज ने ठुकरा दिया था। उन्हें यहाँ आकर अपनी असली अहमियत का एहसास हुआ। इसीलिए जब प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया तब भी वो बच्चे उसी के साथ खड़े रहे। और तो और सालों बाद जब वो जेल से बाहर आया तो वो सब फिर से उसके पास लौट गए। उसके जेल से छूटने के कुछ समय बाद ही स्पेन में एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब हेरा ने उस मृत लड़की के माथे पर किस किया तो रिया तुरंत जिंदा हो गई। वहाँ मौजूद लोगों ने जब इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर डाला तो प्रिंसिपल की नजर हेरा की ताकत पर पड़ गई। उसने अपने आदमियों को भेजकर उसे चुपके से किडनैप करवा लिया। उसने हेरा की 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके ये दिखावा किया कि उसे किसी ने मार दिया है। उस वक्त हेरा की माँ मैरी और पुलिस दोनों को यही लगा कि हेरा को जंगली सुअरों ने मार कर खा लिया है। लेकिन 7 साल बाद हेरा ने मैरी को फोन किया और रोते हुए उससे मदद मांगने लगी, लेकिन 2-4 बातें कहने के बाद ही फोन अचानक कट गया। जब मैरी को पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो सीधा उस क्रिमिनल से मिलने जेल गई जिसने हेरा को किडनैप किया था, लेकिन उसने मैरी के सामने ही अपनी जान दे दी। बाद में जासूस सारा को उस क्रिमिनल के मुंह के अंदर 2 गोलों वाला एक टैटू मिला। ये टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस अनाथालय के बच्चों का होता था जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। वहाँ के हर बच्चे के पास ऐसा टैटू था और मैरी को एक बिजनेस कार्ड पर भी बिल्कुल वैसा ही टैटू बना हुआ मिला। ये वही बिजनेस कार्ड था जो सालों पहले उस अजीब सी बातें करने वाले आदमी ने उसे दिया था। इससे साफ था कि वो आदमी भी उसी अनाथालय में रह चुका था, लेकिन उस वक्त पुलिस को लगा कि वो आदमी फ्रॉड है क्योंकि उसका दावा था कि वो भूतों और आत्माओं से बात कर सकता है। कार्ड पर लिखे पते के जरिए मैरी उसे ढूंढती हुई पहुंच गई, लेकिन उसका कमरा अंदर से बहुत ही डरावना लग रहा था। इसके बावजूद मैरी को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उस रहस्यमयी माहौल ने मैरी का उस पर भरोसा और बढ़ा दिया। लेकिन जब मैरी ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो वो आदमी कोई सही पता नहीं बता पाया। उसने बस इतना कहा कि वो बहुत करीब है और फिर वो अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर चुका था। उस आदमी की गोद लेने वाली माँ ने मैरी को वहाँ से भगा दिया, लेकिन मैरी के जाने के बाद उस आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इसी के साथ साथ उसकी माँ को भी बाथरूम में बड़ी बेरमी से गोली मार दी गई। पुलिस को शक था कि गोली चलाने वाला वो आदमी खुद ही था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रिया और सारा दोनों को शक था कि ये एक मर्डर है, इसीलिए वो दोनों बिना किसी प्लान के उस तांत्रिक के घर पहुंच गए। अच्छी बात यह थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी कुछ गड़बड़ लगी। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को उस आदमी के शरीर में कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंश मिले। हेरा का पता लगाने के लिए मैरी, सारा और रिया ने मिलकर एक 3 लोगों की टीम बनाई। जब वे उस कल्ट वाले अनाथालय की फाइलें खंगाल रहे थे तभी सारा को अपने असिस्टेंट का फोन आया। असिस्टेंट ने बताया कि अनाथालय बंद होने के बाद उन बच्चों को 10 अलग अलग सोशल वेलफेयर संस्थाओं में भेज दिया गया था। असिस्टेंट ने वो सारे एड्रेस सारा को भेज दिए। इसके बाद तीनों ने अलग अलग जगह जाकर छानबीन शुरू कर दी, लेकिन रिया की किस्मत खराब थी। वो उसी शेल्टर होम में पहुंच गई जहां उस तांत्रिक आदमी को पनाह दी गई थी। यहाँ उसे न केवल उस तांत्रिक के बारे में जानकारी मिली बल्कि उस गंजे आदमी का भी पता चल गया जो मेडिकल स्टोर पर इंसुलिन बेचता था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस गंजे आदमी को किसी ने गोद नहीं लिया था और 18 साल की उम्र में उसने खुद ही वो शेल्टर होम छोड़ दिया था। रेलवे इंस्पेक्शन सेंटर, मुझे लगता है कि वो जगह चमगादड़ और तितलियां पालने के लिए बनी है ना। एड्रेस के हिसाब से रिया एक इंसेक्ट रिसर्च सेंटर पहुंच गई और यहीं पर उसकी छोटी सी जिंदगी का दर्दनाक अंत होने वाला था। रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने रिया को बताया कि उस गंजे आदमी का नाम केविन है। असल में बचपन में केविन अक्सर यहाँ तितलियां देखने आता था। उसे तितलियों के बारे में हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट से भी अच्छी जानकारी थी। शुरुआत में वो बस कभी कभार यहाँ मदद करने आता था। फिर एक दिन उसने बताया कि वो अनाथ है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, वो लोग अपनी पूजा या रस्मों में तितलियों का इस्तेमाल करते थे। शायद वो इसी वजह से यहाँ आता था। इसके बाद डायरेक्टर ने आगे बताया कि 7 साल पहले एक दिन केविन अचानक यहाँ से चला गया। वो अपने कमरे का सामान तक साथ नहीं ले गया। तब जाकर रिया को पता चला कि केविन यही रहता था। डायरेक्टर ने समझाया कि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है। मेरे अकेले के लिए सब कुछ संभालना मुमकिन नहीं था और वैसे भी केविन को पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे रहने के लिए जगह दे दी थी। लेकिन डायरेक्टर को इस बात पर यकीन नहीं था कि केविन कोई किडनैपर हो सकता है, क्योंकि केविन देखने में बहुत ही सीधा और बेवकूफ सा लगता था। तभी अचानक बाहर आकर एक कार रुकी। रिया को लगा कि शायद डायरेक्टर किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाहर देखने के बाद डायरेक्टर ने बताया कि केविन वापस आ गया है। हालांकि रिया के बेसमेंट में छुपने के कुछ ही देर बाद केविन बहुत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर रिया बुरी तरह डर गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।